18 फरवरी 2020 वेस्ट बंगाल के दुर्गापुरा में एक हल्दिया नामी जगह होती है। यहाँ के करीब एक नहर गुजरती है। इस नहर के करीब सुबह सुबह लोग जब घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि किसी दो चीजों को आग लगी हुई है नहर के किनारे और वो जल रही है। लोग जब करीब जाके देखते हैं तो इनको ऐसे लगता है जैसे ये किसी चीज की डेड बॉडी है। लिहाजा वो नहर से पानी लेते हैं और उस आग को बुझा देते हैं। बुझाने के बाद इनको कंफर्म होता है कि ये तो किसी इंसानों की डेड बॉडी को जलाया गया है, इंसानों की लाश को आग लगी हुई है। लिहाजा वहाँ पे कोई बंदा पुलिस को इत्तला कर देता है। यहाँ पे पुलिस आ जाती है। पुलिस आने के बाद चेक करती है कि ये तो वाकई ही दो लाशें हैं और एक लाश के करीब से उनको कुछ बाल भी मिलते हैं जो कि ग्रे कलर के होते हैं, जिससे पुलिस को ये कंफर्म हो जाता है कि ये किसी लड़की की डेड बॉडी है और जिस लड़की की भी डेड बॉडी है वो जवान लड़की थी। लिहाजा पुलिस वाले उन दोनों डेड बॉडी को उठाते हैं और फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए हॉस्पिटल भेज देते हैं। यहाँ पे फोरेंसिक की टीम भी आती है, छोटे छोटे सबूत इकट्ठे करती है। उसके बाद दाएं बाएं के इलाके की छानबीन करना शुरू कर देते हैं तो नजदीक ही उनको एक खड्डा मिलता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि इन दोनों को किसी ने कत्ल किया है। कत्ल करने के बाद उसने पहले इसको दफनाने का सोचा, लेकिन किसी वजह से उसने दफनाया नहीं और इन दोनों को यहाँ पे आग लगा के वो भाग गया। अब ये दोनों कौन है? क्या ये दोनों ही लड़कियां हैं या एक लड़की और एक लड़का था? इनकी उम्र क्या है? ये किधर के रहने वाले हैं और इनका नाम पता क्या है? पुलिस वाले ढूंढना शुरू कर देते हैं। आसपास के जितने भी थाने होते हैं सब में पता किया जाता है कि किसी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो या कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा हादसा हुआ हो, लेकिन पुलिस वालों के हाथ कोई चीज नहीं आ रही होती। लिहाजा 28 फरवरी 2020 को ये लाशें मिली थी। 20 फरवरी 21 फरवरी 2020 को पुलिस वाले अपने फेसबुक पेज के ऊपर ये अपडेट दे देते हैं कि ऐसे एक लड़की और एक औरत की डेड बॉडी मिली है। जब फोरेंसिक की रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चल जाता है कि दूसरी भी औरत थी। एक 20-22 साल की लड़की थी और दूसरी 38 से 40 साल की औरत थी। लिहाजा पुलिस वालों ने अपने पेज के ऊपर जब ये खबर लगाई कि हल्दियापुरा नहर के करीब दो औरतों की डेड बॉडी मिली है, लिहाजा किसी बंदे को कोई खबर हो, कोई पता हो तो वो लाजमी हमें बताए। नाजरीन, 21 फरवरी को इन लोगों ने ये खबर लगाई थी। 22 फरवरी को एक बंदे का फोन आता है और वो बताता है कि दो औरतें मेरे साथ फेसबुक के ऊपर फ्रेंड थी हमारे इलाके में, लेकिन अब वो फेसबुक के ऊपर एक्टिव भी नहीं होती और मुझे कहीं पे नजर भी नहीं आती। उनके बारे में कोई पता नहीं कि वो किधर गई किधर नहीं गई। लिहाजा आप लोग उनको ढूंढने की कोशिश करें। अब पुलिस वाले उस बंदे से राब्ता करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर वो कौन औरतें थी और फेसबुक के ऊपर तुम्हारी कैसी फ्रेंड थी। तो वो उन दोनों की फेसबुक की जो आईडी होती है वो पुलिस वालों को बता देता है। लिहाजा पुलिस वाले उन दोनों की आईडी को खोलते हैं और चेक करना शुरू कर देते हैं। इसमें पता चलता है कि एक औरत की आईडी का नाम है रमा डे और एक औरत की आईडी का नाम है रिया डे। ये जो रमा डे थी इसकी उम्र 40 साल थी और ये जो रिया डे थी इसकी उम्र 20 साल थी। ये रमा डे और रिया डे दोनों आपस में माँ बेटी थी। रमा माँ थी और रिया बेटी थी। तो पता करने के ऊपर पता चलता है कि ये वेस्ट बंगाल के न्यू बैरकपुरा इलाके में रहने वाली थी। अब इनके दोस्त और रिश्तेदार भी सामने आना शुरू हो जाते हैं। इनके दोस्त आके बयान देते हैं और इनके इलाके का बताते हैं। तो इनके इलाके का हल्दियापुरा में बताया जाता है। पुलिस एड्रेस पूछती हल्दियापुरा में जाती है। वहाँ पे इनके घर का पता चलता है तो इनके घर में ताला लगा होता है। अब पुलिस वाले तस्वीरें दिखाते हैं लोगों को और इनका नाम पूछते हैं। माँ का नाम तो रमा डे होता है लेकिन बेटी का नाम यहाँ पे अरफी मशहूर होता है। अब पुलिस वाले इनके बारे में मजीद पता करते हैं और अहले इलाका से इनका मोबाइल नंबर ले लेते हैं। मोबाइल नंबर लेने के बाद इनके रिश्तेदारों का पता करते हैं इनके मोबाइल नंबर से। तो पता चलता है कि इनके रिश्तेदार ये जो रमा डे है, रिया डे की वालदा, इसके जो ससुराल वाले थे वो पीछे तो महाराष्ट्र के नई मुंबई में रहने वाले थे। इसने 2017 में अपने शोहर से डिवोर्स ले ली थी किसी वजह के ऊपर। डिवोर्स लेने के बाद इसके जो घर वाले थे, माँ बाप थे, वो वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे। इसलिए ये वेस्ट बंगाल अपने माँ बाप के घर नहीं जाती बल्कि अपने माँ बाप के घर के करीब इलाका होता है हल्दियापुरा, ये वहाँ पे रहना शुरू कर देती है। और इसकी बेटी जब 2017 में डिवोर्स हुई थी, 8वीं क्लास में पढ़ती थी। अब ये अपनी बेटी को यहाँ पे आके दाखिला लेके देती है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी बेटी जब जवान होती है और कॉलेज जाना शुरू कर देती है तो ये न्यू बैरकपुरा में अपनी बेटी को दाखिला दिलवाती है और वहाँ पे ही रेंट का मकान लेके दे देती। अब बेटी जो थी वो न्यू बैरकपुरा में रह रही थी और माँ जो थी वो हल्दियापुरा में रह रही थी। ऐसे दोनों की अलग अलग लोकेशन थी। और ऐसे ही 2020 से 2.5-3 साल पहले माँ फेसबुक की अपनी आईडी बनाती है और फेसबुक इस्तेमाल करना शुरू कर देती। फेसबुक इस्तेमाल करते करते इसे एक बंदे की रिक्वेस्ट आती है। अब पुलिस वालों को इस
چیز کا ایسے پتہ چلتا ہے کہ پولیس والے دیکھتے ہیں کہ لاسٹ لوکیشن ان کی کس جگہ پہ تھی اور آخری کال ریا ڈے اور راما ڈے کو کس بندے کی آئی تھی. تو وہاں پہ ایک نمبر سامنے آتا ہے جس کا نام ہوتا ہے صدام حسین. یہ راما ڈے کے موبائل نمبر سے شو ہوتا ہے. جب ریا ڈے کی لاسٹ کال ہسٹری نکالی جاتی ہے تو وہاں پہ بھی یہی بندے کا نمبر شو ہوتا ہے, یعنی ماں اور بیٹی ایک بندے کے رابطے میں تھی. جب ان کی ریگولر کال ہسٹری چیک کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ڈیلی گھنٹوں ان دونوں کی ایک ہی نمبر کے اوپر بات ہوتی تھی. اب پولیس والے جو ہوتے ہیں اس صدام حسین کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. تو ڈھونڈتے پولیس والے درگا چک کی نیا کالونی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ اس بندے کا گھر مل جاتا ہے. اب پولیس والے اس کا پتہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ تو ہاسپٹل میں ہے. وہاں سے جا کے پولیس والے اس کو گرفتار کر لیتے ہیں. گرفتار کرنے کے بعد اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے ریا اور رما کو قتل کیوں کیا اور ان کی ڈیڈ باڈی کو کیوں جلایا. وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو قتل ہرگز نہیں کیا. پولیس والے اس کی لاسٹ لوکیشن دکھاتے ہیں. اب اس کی لاسٹ لوکیشن 17 فروری 2020 کی تھی اس کے گھر کی. اب ماں بھی اس کے گھر میں تھی اس کے ساتھ جس جگہ پہ یہ نواں کالونی میں رہ رہا تھا, اور بیٹی بھی اس کے گھر میں تھی اس کے ساتھ. تو اس کے بعد 18 فروری کی رات تک ان تینوں کی لوکیشن ایک جگہ پہ اکٹھی تھی. اس کے بعد ان کی لوکیشن علیحدہ ہوئی تھی. اور اس کے بعد جو آخری 2 فون کال بھی آئی ہوئی تھی راما کو اور ریا کو, وہ بھی اسی بندے کی آئی ہوئی تھی. جب یہ ساری چیزیں پولیس والے اس کو دکھاتے ہیں تو یہ بندہ ٹوٹ جاتا ہے اور مان جاتا ہے کہ ہاں اس ماں اور بیٹی کو میں نے قتل کیا. تو سین کچھ یوں تھا, قتل کچھ ایسے کیا تھا. یہ پوری سٹوری سناتا ہے اور قتل کرنے کی وجہ بھی بتاتا ہے. 17 فروری 2020 کو یہ ریا کو کال کرتا ہے اور رما کو کال کرتا ہے اور اپنے علاقے نیا کالونی میں منگواتا ہے. اس نیا کالونی میں ریا اور صدام حسین دونوں رہتے تھے. اب یہ دونوں کیوں رہتے تھے یہ بھی آپ لوگوں کو آگے چل کے پتا چلے گا. دوسری طرف جو راما ڈے تھی وہ ہلدیا علاقے میں رہتی تھی اور ریا اب اپنی ماں کو ہلدیا دے ملنے گئی ہوئی تھی. جب یہ ان دونوں کو یہاں پہ منگواتا ہے تو ان دونوں کے ساتھ یہ شراب پارٹی بھی اس جگہ پہ کرتا ہے. اور یہاں پہ منگوانے کی وجہ کچھ یوں ہوتی ہے کہ جب 2017-18 میں ماں فیس بک کی آئی ڈی بناتی ہے اور فیس بک کی آئی ڈی کو استعمال کرنا شروع کر دیتی ہے, تب اس کی دوستی صدام حسین سے ہوتی ہے. اس وجہ سے اس کی جو بیٹی تھی وہ تو بارک پورہ علاقے میں کالج میں پڑھائی کر رہی تھی. جب بھی وہ اپنی ماں کو ہلدیا پورہ علاقے میں ملنے آتی, آگے سے یہ صدام حسین گھر میں ملتا اور ان کی ایسے ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی رہتی. آتے جاتے کبھی نہ کبھی ان دونوں کی ملاقات ہو جانی اور یوں یہ دونوں فیس بک کے اوپر فرینڈ بن جاتے ہیں. فیس بک کے اوپر فرینڈ بننے کے بعد ان دونوں کے واٹس ایپ نمبر چینج ہوتے ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملنا شروع کر دیتے ہیں. یوں ریا کو اور صدام حسین کو آپس میں محبت ہو جاتی. ایک طرف اس راما کے ساتھ صدام حسین محبت کر رہا تھا, دوسری طرف اس کی بیٹی ریا کے ساتھ بھی یہ محبت کر رہا تھا. اب ماں کی نظر میں ریا بارک پورہ علاقے میں کالج میں پڑھائی کر رہی تھی اور دوسری طرف صدام حسین جو تھا اس کا بوائے فرینڈ تھا. اب آگے والی طرف یہ ریا اور صدام حسین دونوں عاشقی کے چکر میں پڑے ہوئے تھے اور نیو کالونی میں ان دونوں نے ایک مکان رینٹ کے اوپر لیا ہوا تھا اور یہاں کے اوپر رہ رہے تھے. کچھ دنوں بعد ماں راما کو اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے لیکن وہ اس چیز کا غصہ نہیں کرتی. وہ صدام حسین کو کہتی کہ ٹھیک ہے تم میری بیٹی سے نکاح کر لینا, میرے ساتھ تم ایسے ہی رہتے رہو. وقت ایسے گزرتا رہتا ہے. 3 سال بعد جا کے ریا کو پتہ چلتا ہے کہ یہ صدام حسین جو ہے یہ تو پہلے ہی شادی شدہ ہے اور اس کے بچے بھی ہے. یہ میری ماں سے اور مجھ سے جھوٹ بولتا رہا. لہٰذا وہ اپنی ماں راما کو بتاتی ہے کہ ماں اس کی تو پہلے ہی شادی ہوئی ہے. تو وہ صدام کو کہتی ہیں دونوں ماں بیٹیاں مل کے کہ اب تم ریا سے شادی کر لو, نہیں تو ہم تھانے میں چلے جائیں گے, وہاں پہ جا کے FIR درج کروا دیں گے کہ تم نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا اور ہم دونوں کو استعمال کیا. اب صدام حسین نہ ہی شادی کرنا چاہتا تھا نہ ہی گرفتار ہونا چاہتا تھا, وہ دونوں چیزوں سے ہی چالو تھا. وہ کہتا ہے کہ میں شادی نہیں کروا سکتا. آگے سے ماں اور بیٹی دونوں اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں. چونکہ ریا کے پاس اس کی پرائیویٹ حالت میں تصویریں بھی تھی جو کہ لوگوں کو دکھا نہیں وہ سکتا تھا, اس لیے یہ بلیک میل ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ اس سے پیسے وغیرہ بھی لیتی رہتی ہیں اور اس کے اوپر دباؤ بھی ڈالتی رہتی ہے کہ شادی کرو مجھ سے. لہٰذا وقت یوں ہی گزرتا رہتا ہے. یہ اپنے 1-2 دوستوں سے رابطہ کرتا ہے, ان سے مشورہ کرتا ہے کہ یار ان دونوں کے آگے پیچھے تو کوئی ہے نہیں لیکن ان دونوں نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے. لہٰذا دوستوں سے مشورہ کرنے کے بعد یہ اس نتیجے کے اوپر پہنچتے ہیں کہ اس کو قتل ہی کر دیتے ہیں. لہٰذا اس لیے وہ 17 فروری کو ماں رحمہ کو اور بیٹی ریا کو ان کے گھر ہلدیا پورہ سے منگواتا ہے یہاں نوئی کالونی میں کہ یہاں پہ تم میرے گھر میں آؤ. اس گھر میں پہلے ریا اور صدام حسین دونوں کٹھے بھی رہتے تھے. اب ریا کا ٹھکانا یہ تھا کہ وہ اپنے کالج بارک پورہ علاقے میں پڑھتی تھی, اس کے پاس ادھر گھر تھا رینٹ کے اوپر لیا ہوا تھا, وہاں پہ یہ پڑھائی کرتی تھی اور یہ اپنے عاشق کے پاس بھی آ جاتی نیو کالونی میں, یہاں پہ بھی کچھ عرصہ رکتی اور اپنی ماں کو جب ملنے جاتی ہلدیا پورہ میں تو وہاں پہ بھی رکتی. اس کے 3 ٹھکانے تھے اور ماں جو تھی وہ بھی اکثر ہلدیا پورہ سے یہاں پہ نیو کالونی میں آ جاتی اپنے عاشق کے پاس اور بیٹی بھی یہاں پہ نیو کالونی میں آ جاتی اپنے عاشق کے پاس. یہ تینوں کٹھے بھی ایک ہی مکان میں رہتے کبھی کبھار اور شراب پارٹی وغیرہ بھی کرتی. ان تینوں نے تو رشتوں کی دھجیاں اڑا رکھی تھی. اب 17 فروری کو یہ تینوں رات کو شراب پینے کے لیے پارٹی کرتے اکٹھے ہوتے ہیں لیکن
लेकिन रिया शराब नहीं पीती। अब रमा और सदाम हुसैन दोनों शराब पीते हैं। रिया रात को जाती है और चाव लेके आती है। ये जो सदाम हुसैन होता है ये चाव नहीं खाता बल्कि उसमें नशावर मेडिसिन मिला देता है। नशावर मेडिसिन मिलाने के बाद जब ये खाती हैं बेहोश हो जाती हैं तो इस सदाम हुसैन का एक दोस्त आता है जिसका नाम होता है मंजूर आलम मालिक। ये दोनों मिल के इन माँ बेटी को जो बेहोश हुई होती हैं प्लास्टिक के बैग में भरती हैं, एक को कार की डिग्गी में रख लेते हैं और एक को कार के पीछे वाले सीटों के ऊपर रख लेते हैं। इन दोनों की प्लानिंग होती है कि इन दोनों को जाके कहीं पे दफना देंगे। ये जो सदाम हुसैन होता है ये मंजूर आलम को कहता है कि तुम्हारे घर के करीब दफना देते हैं, लेकिन मंजूर आलम कहता है कि नहीं, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे, हम वहाँ पे नहीं दफना सकते। इसलिए ये जल्दी जल्दी हल्दियापुरा करीब जो नहर होती है वहाँ पे ले जाते हैं माँ और बेटी को, लाश को। वहाँ पे जाके खड्डा खोदना शुरू कर देते हैं, लेकिन खड्डे के ऊपर टाइम लग रहा होता है और रात जल्दी जल्दी गुजर रही होती है। इन दोनों ने एक पेट्रोल की बोतल भी लाई होती है बैकअप के लिए कि अगर दफनाया ना गया तो जला देंगे। वक्त यूं गुजरते गुजरते रात का भी काफी हिस्सा गुजर चुका होता है और जब इन दोनों की डेड बॉडी को वो कार से बाहर निकाल के रखते हैं तो ये दोनों हिल रही होती है, क्योंकि घर में इन लोगों ने नशा आवर चाव खिलाए थे। ये खिलाने के बाद ये बेहोश हो गई थी, तो इन दोनों ने मिलकर कुछ देर के लिए दोनों का गला दबाया था और इन दोनों की नजर में ये था कि ये दोनों माँ बेटी मर चुकी है, लेकिन ये माँ बेटी मरी नहीं थी बल्कि बेहोश हो चुकी थी। अब जब ये कार से बाहर निकालते हैं तो 1.5-2 घंटे गुजर चुके होते हैं, तो इस वजह से इन दोनों को हल्का हल्का होश आना शुरू हो रहा होता है। इस वजह से ये दोनों डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, लिहाजा ये जो खड्डा खोद रहे थे इसको वहां पे छोड़ते हैं और थोड़े थोड़े फासले के ऊपर इस रमा के ऊपर सारा पेट्रोल छिड़क देते हैं। अब एक बोतल पेट्रोल थी वो सारा रमा के ऊपर छिड़कने की वजह से ये दोनों परेशान हो जाते हैं कि अब बेटी रिया के ऊपर क्या छिड़कें और कैसे आग लगाएं। लिहाजा जैसे तैसे करके ये कार की डिग्गी से पेट्रोल निकालते हैं और बेटी रिया के ऊपर भी थोड़ा सा छिड़कते हैं और आग लगा के भाग जाते हैं। इसी वजह से रमा के ऊपर ज्यादा पेट्रोल छिड़का हुआ था, उसकी डेड बॉडी ज्यादा जल जाती है और बेटी जो रिया थी उसके ऊपर पेट्रोल थोड़ा था, इस वजह से उसकी डेड बॉडी थोड़ी जलती है और उसके बाल वगैरह भी बच जाते हैं। अब ये दोनों भाग चुके थे। पुलिस को ये सारी स्टोरी भी बता देता है कि इस वजह से मैंने कत्ल किया, चूंकि मैं शादी नहीं करवाना चाहता था, मैं आगे से शादीशुदा था और ऐसे मैंने कत्ल किया था। आप लोगों की नजर में ये स्टोरी यहाँ पे खत्म हो रही है, लेकिन ठहरो, स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती, असल स्टोरी तो बाकी है। अब पुलिस वाले इस रमा और रिया के घर हल्दियापुरा में जाते हैं, वहां पे इनके घर के ताले तोड़ते हैं। ताले तोड़ने के बाद घर की तलाशी ली जाती है। तलाशी में इन लोगों को एक लेटर मिलता है जो कि फटा होता है। पुलिस वाले उस लेटर को कवर करने के लिए कारीगर के पास भेज देते हैं और एक रिया की डायरी भी मिलती है। पुलिस वाले उस डायरी को पढ़ना शुरू कर देते हैं। वहां पे 5 पन्ने 5 सफ़े लिखे होते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि इस सदाम हुसैन ने पहले शादी कर रखी थी, अब ये मेरी माँ और मुझे दोनों को इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ पे एक मैरिज सर्टिफिकेट भी मिलता है जो रिया का और सदाम हुसैन का होता है। जी हाँ, इन दोनों का मसला तो शादी का था, ये रिया से शादी नहीं कर रहा था, इस वजह से इसने कत्ल किया। लेकिन यहाँ पे तो मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है शादी का। पुलिस वाले जब काउंसलर से पता करते हैं तो कंफर्म भी हो जाता है कि रिया और सदाम हुसैन की शादी हो चुकी थी। फिर ऐसा क्या मसला था कि सदाम हुसैन ने रिया और मां रामा को कत्ल कर दिया। जब डायरी को आगे पढ़ा जाता है तो पता चलता है डायरी में लिखा होता है रिया ने कि सदाम हुसैन की एक और बीवी भी है और इसका मेरी माँ के साथ भी चक्कर है और किसी और लड़की के साथ भी इसका चक्कर है। दूसरी तरफ ये जो सदाम हुसैन था इसकी नजर में ये था कि माँ रमा का किसी और लड़के के साथ चक्कर है और बेटी रिया का मेरे साथ भी चक्कर है और किसी और के साथ भी चक्कर है। लिहाजा ये तीनों के रिश्ते जो आपस में थे वो ठीक नहीं थे, तीनों को एक दूसरे के ऊपर शक था और तीनों ने ही रिश्तों की धज्जियां भी उठा रखी थी। इस वजह से ये जो बेटी रिया और रमा थी वो दोनों नाराज थी सदाम हुसैन से कि ये किसी और के लड़की के चक्कर में है, और सदाम हुसैन जो था वो रिया और रमा से नाराज था कि ये दोनों किसी और लड़कों के चक्कर में है। लिहाजा वो इन दोनों को मिलके कत्ल कर देता अपने दोस्तों के साथ। अब 23 फरवरी को ये सदाम हुसैन गिरफ्तार हुआ था, 27 फरवरी को मंजूर आलम मालिक गिरफ्तार हो जाता है और 28 फरवरी को सुखदेव भी गिरफ्तार हो जाता है। ये भी इनका दोस्त होता है, इसने भी लाश को ठिकाने लगाने के लिए इन दोनों का साथ दिया होता है। और नाजरीन 3 मार्च 2020 को इनका एक दोस्त गुड़गांव से भी गिरफ्तार होता है जिसका नाम होता है अमीर सैन। अब ये चारों गिरफ्तार हैं और हिरासत में, इनका केस चल रहा है। आगे इनका जो भी फैसला आएगा वो तो आगे चल के पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाजत दें, अल्लाह निगहबान।